नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश ITI में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा अपन पढ़ रहे थे मशीन, और मशीन में बेटा अपन टॉपिक ले रखा था ट्रांसफॉर्मर। क्या देख रहे थे अपन? ट्रांसफॉर्मर के बारे में बातें चल रही थी। तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर था, ट्रांसफॉर्मर के बेटा अपन ने 3 वीडियो डिस्कस कर लिए थे, जिसपे बेटा मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वीडियो था आपका कंस्ट्रक्शन को लेके, सेकंड वीडियो आपका था वर्किंग प्रिंसिपल को लेके कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, ट्रांसफार्मर आपका किस सप्लाई पर वर्क करता है, मैंने ये आपको बताया था। डीसी दे दें ट्रांसफार्मर में तो क्या होगा, तो ओवरऑल ट्रांसफार्मर में डीसी देंगे, प्राइमरी वाइंडिंग जल जा रही थी, सेकेंडरी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बातें अपन ने इनसे पहले वाली वीडियो में देखी। उसके बाद अपन ने देखा था कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपकी 2 वाइंडिंग थी, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई दे रहे थे, सेकेंडरी वाइंडिंग पे आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा था, प्राइमरी वाइंडिंग पे भी ईएमएफ जनरेट हो रहा था। किसके कारण हो रहा था? आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण हो रहा था, जिसे अपन क्या बोल रहे थे, म्यूचुअल इंडक्शन पे आपका ट्रांसफार्मर काम कर रहा था। ये बातें अपन ने देखी थी। उसके बाद मैंने ईएमएफ इक्वेशन बताई आपको। ईएमएफ इक्वेशन मतलब जो आपका ईएमएफ पैदा होता है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, सेल्फ इंडक्शन के कारण, तो वो ईएमएफ आपका किस किस पे निर्भर करता है, ये कल अपन ने या फिर इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देख लिया था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो बेटा हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि तभी जाके आप आगे के ट्रांसफार्मर को पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, आपको समझ में आएगा। तो ट्रांसफार्मर के स्टार्टिंग से वीडियो जरूर देखें बेटा, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको पूरी डिटेल से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आज का जो अपना टॉपिक है बेटा वो है ट्रांसफार्मर के टाइप को लेकर कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। वैसे ट्रांसफार्मर बेटा बहुत सारे प्रकार का है, सारे प्रकार अपन स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे। तो आज अपन चलेंगे बेटा, आज अपन देखते हैं सबसे पहले वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या डालोगे? टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। कि ट्रांसफार्मर के प्रकार अपन देख रहे हैं, तो सबसे पहला जो प्रकार ले रहा हूं मैं वो ले रहा हूं वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो यहां पर तो बेटा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में अपन सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज के आधार पे कितने प्रकार का होता है। तो बेटा हेडिंग डालें आप टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में सबसे पहले अपन देखेंगे वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर, कि वोल्टेज के आधार पर आपका ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो बात सुनना, वोल्टेज के आधार पर आपका ट्रांसफार्मर जो है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो यहां पर आप पहले नोट कर लें बेटा, फिर अपन देखेंगे कि वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर तो आपको पता होना चाहिए। एक तो होगा बेटा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक अपना होगा बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो बेटा आपके ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के हैं वोल्टेज के आधार पे। कौन कौन से? पहला तो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको बेटा पूरी डिटेल से अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप हेडिंग डाल दें, सबसे पहले आप हेडिंग डालें स्टेप डाउन प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ए हेडिंग डाले बेटा, सबसे पहले अपन रीड करते हैं, आपका पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब बेटा आपको देखना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपका कौन सा होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो आपका है, स्टेप अप आपका ट्रांसफार्मर है, उसमें होता क्या है कि आपको प्राइमरी में वोल्टेज कम दोगे, सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज मिलेगी। प्राइमरी में कम वोल्टेज दिया और सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज बना के देगा, ज्यादा वोल्टेज देगा, वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे बेटा सुनो कि माना कि मेरे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, तो ये मेरी ट्रांसफार्मर की कोर है। ये बेटा मेरी क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर है। ये ट्रांसफार्मर की कोर है और ये किसकी बनी हुई है? सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है। आप जानते हो इस कोर पर मैंने 2 वाइंडिंग लपेट दी, एक वाइंडिंग मेरी यहां पर है और दूसरी वाइंडिंग मेरी यहां पर है, दूसरी वाइंडिंग मेरी यहां पर है।
ये लो बेटा मैंने 2 वाइंडिंग लपेट दी, इस पे मैंने लोड लगा दिया, तो आप कहोगे सर ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, क्योंकि जिधर लोड लग गया उधर आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। और बेटा इधर अपन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये कौन सी होगी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। कौन सी वाइंडिंग हो गई? प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। अब देखो बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे होता है कि आपने यहां से इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई से कनेक्ट किया, और सप्लाई कितनी सप्लाई से कनेक्ट किया, माना कि मैंने 11 केवी से किया, 11000 वोल्टेज मैंने इसको दिया, तो अगर मेरे को सेकेंडरी वाइंडिंग में 33 केवी वोल्टेज मिल गया, 33000 वोल्टेज मिल गया, 11 केवी दिया, 33 केवी मिल रहा है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर है? तो आपको सर ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। मतलब प्राइमरी में आपने जो वोल्टेज दिया, सेकेंडरी में उससे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। बेटा आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। अभी मैं अगर बात करूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपने यहां से वोल्टेज तो 11 केवी दिया, इधर आपका 33 केवी मिल रहा है। हो सकता है इधर आपने 11 केवी दिया, इधर 220 केवी मिले, 400 केवी मिले, वो तो आपके अनुसार है कि आपने ट्रांसफार्मर को कैसे डिजाइन किया, कितने केवी के लिए डिजाइन किया है। तो अपन एक चीज जानते हैं कि ये जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न माना मैंने N1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग में आपके नंबर ऑफ टर्न N2 है। तो अपन जानते हैं कि जैसे सप्लाई देंगे तो यहां से सर हमारी करंट चलती है जो I1 करंट कहते हैं। ये करंट आपकी यहां पर चलेगी और आपका एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी। ये फ्लक्स हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है। ये बातें अपन ने बहुत पहले पढ़ रखी है। यस या नो? जिस कारण आपका यहां पर एक तो E2 पैदा होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल कितना पैदा हुआ? E2, और प्राइमरी वाइंडिंग में जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है वो हुआ है E1। मतलब अपने को एक चीज पता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल कम है, सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल ज्यादा होता है, तो वो होता है ट्रांसफार्मर स्टेप अप। क्यों होता है ऐसा, किस कारण होता है? क्योंकि सेकेंडरी में बेटा देखो डायग्राम से पता चल रहा होगा कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स मैंने ज्यादा लिए हैं। आपने नंबर ऑफ टर्न्स जिस तरफ ज्यादा लोगे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने ज्यादा लिया है, तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे, ज्यादा फ्लक्स को कट करेगा, ज्यादा फ्लक्स को कट करेगा तो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? आपको भी यस सर होगा। तो बेटा यहाँ पर आपका तभी जाके बेटा यहाँ से आप कम वोल्टेज दे दो, यहाँ पर आपको ज्यादा वोल्टेज मिल रही है। इसका रीजन यही है कि आपके सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न है वो आपने ज्यादा लिए हैं, ज्यादा लिए हैं तो फ्लक्स को ज्यादा कट करेगा, ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो इस चीज को आप नोट करके लिख दें कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, नोट डाल के बेटा इसको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न, लपेटों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से, प्राइमरी वाइंडिंग से। तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा किसमें है? आपको भी सर N2, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। तो बेटा मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, यहां पर लिखते हैं बेटा साइड में थोड़ा सा, यहां पर लिखता हूं, आपने लिखा क्या क्या है? नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है प्राइमरी वाइंडिंग से, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में आपकी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। तो बेटा मैंने इसको ऐसा लिखा कि जो N2 है वो आपका ज्यादा है N1 से, तो कौन सा ट्रांसफार्मर बनेगा आपका? स्टेप, अगर आपका यहां से थोड़ा छोटे से लिखते हैं, इधर आपको विजुअलाइज नहीं होगा, तो मैं यहां से लिखा कि आपका N2 है, ज्यादा है आपका N1 से, तो कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कैसा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। आपका नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो बेटा E2 की वैल्यू भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? मतलब ज्यादा नंबर ऑफ टर्न है, ज्यादा फ्लक्स को कट करेगा तो E2 की वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं होगी? आपको भी यस सर होगी। तो मतलब E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? आपको भी होगी। तो सर तब भी आपका क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। आपको दो कंडीशन याद रखनी है,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न भी ज्यादा होते हैं सेकेंडरी में, ईएमएफ भी ज्यादा होता है आपके सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर। हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आपको एक बात और याद रखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब रूपांतरण अनुपात के का मान 1 से अधिक होता है, अधिक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। मतलब आपका अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, कैसा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो K का मान आपका 1 से ज्यादा होगा। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है ये चीजें कि आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो K की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 से ज्यादा होने वाली है, 1 से कम नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, इस चीज को भी ध्यान से रखना कि ट्रांसफार्मर जो K होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर E2/E1 इक्वल क्या होता है, N2/N1 इक्वल क्या होता है आपका, तो आप कहोगे सर I1/I2। अब मेरे को ये बताओ, E2 का मान ज्यादा होता है, E1 का मान ज्यादा होता है स्टेप अप में, तो आप कहोगे सर E1 का मान ज्यादा होता है, E2 का मान कम होता है। तो देखो बेटा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भागा लगाओ तो आंसर कितना आएगा, तो आपको सर 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो बेटा अगर K की वैल्यू, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप जल्दी से इसको नोट करें, फिर अपन चलते हैं आगे। ये था आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बातें आपको याद रखनी है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा होगा मतलब नंबर ऑफ टर्न भी आपके ज्यादा होंगे। तो एरो डाल के लिखा कि N2 की वैल्यू N1 से ज्यादा है तो स्टेप अप हो सकता है। E2 की वैल्यू अगर E1 से ज्यादा है तो भी स्टेप अप होगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K का मान 1 से अधिक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो K का मान 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम कभी नहीं होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि K की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, ट्रांसफार्मर में K की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कैसा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जल्दी से यहां तक नोट हो गया होगा बेटा। अब चलते हैं, ये था आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब अपन चलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ओर बढ़ते हैं। तो अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखना बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा, जस्ट इसी का उल्टा आपका कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। चलो अपन चलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ओर। हो गया ये। अब बेटा बात सुनना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं, देखो सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है ट्रांसफार्मर, आपको भी समझना है। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा तो E2 ज्यादा, E2 ज्यादा तो बेटा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बेटा आप प्रॉपरली तरीके से नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि आपका फ्यूचर में जो ये जो बना रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें आपको काम आने वाली है। किसी भी बच्चे के मेरे को कमेंट नहीं मिले हैं, मतलब सभी को मैं ये मान के चलूं कि 101% आपको समझ में आ रहा है, प्रॉपरली जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आपके दिमाग में जा रहा है। क्योंकि कभी भी आपका मैंने बोला था कि कोई ऑफलाइन कमेंट कर सकता है, पर अभी तक किसी ने नहीं किया है, मतलब आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है। और बेटा वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं आगे। आगे अपन देखते हैं आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा देखेंगे आप, बी पॉइंट कौन सा है आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इनपुट की तुलना में या आउटपुट की तुलना में इनपुट ज्यादा होता है, या इनपुट की तुलना में आउटपुट वोल्टेज कम प्राप्त होता है, तो स्टेप डाउन वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस चीज को लिख लेते हैं फिर समझेंगे। जिस ट्रांसफार्मर में
जिस ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम प्राप्त होती है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। मतलब कहने का क्या है, आपको ध्यान से सुनना है कि जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा उसमें आपकी जो सेकेंडरी पे वोल्टेज है वो प्राइमरी से कम मिलेगी। क्या मिलेगी? कम मिलेगी। स्टेप अप में तो ज्यादा मिल रही थी पर स्टेप डाउन में कम मिलेगी। सुनना कैसे कि माना मैंने बेटा मेरे पास ये एक कोर है, ये कोई एक कोर है और ये सिलिकॉन स्टील की बनाई गई है अपन ने। ये इस पे अपने को करनी है बाइंडिंग। और आप जानते हो ट्रांसफार्मर में कितनी बाइंडिंग? तो आप कहते हो सर ट्रांसफार्मर में 2 बाइंडिंग। कितनी बाइंडिंग? 2 बाइंडिंग। एक बाइंडिंग यहां कर दी, एक बाइंडिंग बेटा मैंने यहां पर कर दी। ये लो, इस बाइंडिंग पे मैंने लोड डाल दिया, इस बाइंडिंग को मैंने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो आप क्या कहोगे? सर ये जो बाइंडिंग है हमारी ये है सेकेंडरी बाइंडिंग, क्योंकि आप तो बहुत चीजें याद हो गई होगी। ये आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग और ये है अपनी जिस पे सप्लाई कनेक्ट किया है प्राइमरी वाइंडिंग। बेटा अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो मैं चीजें बोल रहा हूं, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब आप एक चीज बताओ कि प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न मैंने N1 दिया, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न मैंने N2 दिया। तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे है? अब सुनना कि बेटा आपने क्या किया कि यहां पर आपका वोल्टेज की वैल्यू मानी आपने E1 माना, EMF, और इस वाइंडिंग में आपका जो विद्युत वाहक बल है वो है E2। मैं एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। माना मैंने यहां पर 11 kV वोल्टेज दिया, मतलब 11,000 वोल्टेज दिया, पर आपको यहां पर मिल रहा है 220 वोल्टेज या 230 वोल्टेज। मतलब 11,000 वोल्टेज को चेंज कर रहा है 230 वोल्टेज में। कितने में कर रहा है? 230 वोल्टेज में चेंज कर रहा है। मतलब आपने प्राइमरी पे तो वोल्टेज ज्यादा दिया है, सेकेंडरी में वोल्टेज आपको कम मिल रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका 230 वोल्टेज मिले, क्योंकि आपने सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न को बहुत कम लिया है। जितने नंबर ऑफ टर्न कम लोगे सेकेंडरी में उतना आपका यहाँ पर ईएमएफ पैदा कम होगा, उतना ही आपको यहाँ पर वोल्टेज आपको क्या मिलने वाला है? कम मिलने वाला है। तो इस चीज को आप नोट करके लिखें, इस चीज को नोट करके लिखें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, किसमें? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपका जो N2 होता है वो छोटा होता है, N1 आपका बड़ा होता है। अगर आपसे बोल दे कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम है, बताओ ट्रांसफार्मर कौन सा है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम है प्राइमरी की तुलना में, तो वो स्टेप डाउन है। तो वो कैसा है? स्टेप डाउन। इसका मतलब क्या है? N1 ज्यादा है N2 से। कैसा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन। अपन ऐसा भी कह सकते हैं E2 की वैल्यू E1 से कम होती है। मतलब यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है वो आपका प्राइमरी के विद्युत वाहक बल से कम होगा। कैसा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन। दो कंडीशन आप याद रखना। आप एक चीज और याद करना, आपसे पूछे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू क्या होती है,
तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में K की वैल्यू आपकी 1 से कम मिलती है। तो इसको नोट करके लिखें, नोट डाल के लिखें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू या रूपांतरण अनुपात की वैल्यू 1 से कम होती है। कितनी होती है? 1 से कम होती है। अगर K का मान 1 से कम है, K का मान 1 से कम है, तो याद रखना वो आपका कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एक्स मत लिखा है ना, इसका मतलब होता है ट्रांसफार्मर है। ओके, तो ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। चलते हैं आगे की बातें करते हैं। तो बेटा आपने एक प्रकार का ट्रांसफार्मर पढ़ लिया टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में कि कोर के वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के। तो आपको कि सर 2 प्रकार के, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा मिलती है, स्टेप डाउन में आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कम मिलती है ना। K की वैल्यू अगर मैं बात करूं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू स्टेप अप में आपकी 1 से ज्यादा होती है और स्टेप डाउन में 1 से कम होती है, जो यहाँ पर अपन ने लिख रखा है। हो गया। चलो ये वोल्टेज के आधार पे आपके 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, अपन ने खूब अच्छे से डिस्कस किया है। अभी अपन चलते हैं दूसरे पे कि कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप ये नोट कर लें, जल्दी से ये नोट करें, फिर अपन चलते हैं आगे की ओर। तो आगे देखते हैं कि आपका एक टॉपिक हो गया वोल्टेज के आधार पर। अब देखेंगे कोर के आधार पर। 2 नंबर आपका आएगा कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर। बेटा वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे आप कमेंट भी डाल सकते हो, कोई भी चीज अगर आपको पूछनी हो मेरे से तो आप कमेंट डाल दें, नहीं तो बेटा मेरी मेल आईडी पे मेल कर दें। मेरी मेल आईडी है eng.ramta@gmail.com। इस पे मेरे को आप मेल कर सकते हो, क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी अगर आपका मशीन में या फिर आपका थ्योरी में कहीं पर भी डाउट आ रहा है, आप कौन से ईयर के बच्चे हो या आपकी ITI हो चुकी है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो। अब चलते हैं अपन कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर। टॉपिक क्या चल रहा है? टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में अपन ने एक प्रकार का ट्रांसफार्मर देख लिया। अभी अपन चलते हैं दूसरे प्रकार का ट्रांसफार्मर। 2 नंबर हेडिंग डालो, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर। कि भाई आपका कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। बेटा आप ये जो कोर बना रहे थे इस प्रकार की, ये ट्रांसफार्मर की कोर होती है, इसके आधार पर आपका ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है देखना है। तो आपको याद रखना है कि कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर आपके 3 प्रकार के हैं, जिसमें से आपको 2 याद रखने हैं। एग्जाम में आपके 2 ही पूछे जाते हैं, तीसरे प्रकार का आपका नहीं आता है। देखो कौन कौन सा कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर। वैसे आपके 3 प्रकार के हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक तो होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कौन सा? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। बी होता है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तीसरा होता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। आपको देखो कोर के आधार पे 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर है, जिसमें से आपको बेरी टाइप ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ना,
आपके कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। ये इसकी संरचना बहुत आपकी जटिल रहती है, बहुत हार्ड संरचना रहती है, तो ये ट्रांसफार्मर आपके काम का नहीं है, इसे अपन कभी यूज में नहीं लेते हैं। वैसे अपन इसके बारे में मैं आपको लास्ट में कुछ बातें बता दूंगा कि आपके अगर बाई चांस आपकी आ भी जाए तो वेरी टाइप का अपन डिस्कस तो कर लेंगे, लास्ट में देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है आपके ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देखना। एक एक करके अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो देखते हैं बेटा कोर टाइप ट्रांसफार्मर कैसा होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले हेडिंग डाले बेटा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, फिर अपन सेल टाइप पढ़ेंगे, फिर अपन बेरी टाइप पढ़ेंगे। पर बेरी टाइप पे आप फोकस मत करना, मैं यहाँ सब चीजें पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। सारे तीनों ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा, पर बेटा ये दो इंपॉर्टेंट है आपके। तो सबसे पहले हेडिंग डालो ए नंबर की। ए में अपन देख रहे हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर आपका कैसा होता है, इतनी देर से आप बेटा जो ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे, इतने टाइम से अपन जो डायग्राम बना रहे थे एक आयताकार कोर का, वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर ही था। तो इसमें आप लिखें पहले तो कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आई और एल आकार की सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को यूज करके आपकी कोर का निर्माण किया जाता है। किसमें? कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आपकी एक आयताकार कोर होती है, डायग्राम बना के बता देता हूं बेटा। आप इतने दिन से ये जो पढ़ रहे थे कि सर हम ये सिलिकॉन स्टील की एक कोर लेते हैं जो आयताकार होती है, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर की कोर है, ठीक है ना। और इसे अपन बारीक बारीक पत्तियों के द्वारा निर्मित कर रहे थे, तो ये ट्रांसफार्मर हो गया आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर। नाम लिखना बेटा कैसे, इसमें दो तीन थ्योरी बातें लिखवाता हूं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो लिखना कि कोर टाइप, एक्स नर का मतलब है ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आई और एल आकार की सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को इंसुलेटेड मतलब कुचालक इंसुलेटेड करके एक आयताकार कोर का निर्माण किया जाता है। कोर का निर्माण किया जाता है किसमें? कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में अपन क्या करते हैं, इस प्रकार के आयताकार कोर का निर्माण करते हैं। इसमें भी बेटा आई प्रकार के और एल प्रकार की पत्तियों का यूज किया जाता है, जो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, जो इंसुलेटेड करके पतले पतले पत्तियों से निर्मित की जाती है। इस कोर को हो गया। इस कोर पे बेटा मैं बताऊं आपको, जहां पर आपकी वाइंडिंग लपेटते हैं, तो आपको कि सर हम वाइंडिंग जो है कैसे लपेटेंगे, आप कहते हो सर यहाँ पर हम बाइंडिंग लपेटेंगे, हम सर इस लिंब पर बाइंडिंग लपेटेंगे। आप जहां पर वाइंडिंग लपेटते हो, यहाँ पर आपने वाइंडिंग लपेटी, तो इसे बोलते हैं लिंब। क्या बोलते हैं? लिंब। और ये भी बेटा यहाँ पर क्या हो गया आपकी लिंब। तो बेटा याद रखना है दूसरी बात कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग लिंब पर लपेटी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, देखो ये अलग लिंब है, ये आपका अलग लिंब है ना। तो यहां पर लिखें कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग लिंब
पर लपेटी जाती है। क्या की जाती है? अलग अलग लिंब पर लपेटी जाती है। देखो बेटा, ये प्राइमरी हो सकती है, ये सेकेंडरी हो सकती है, प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, अलग अलग वाइंडिंग है। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है, अभी तो अपन कुछ नहीं कह सकते कौन सी प्राइमरी कौन सी सेकेंडरी है, पर दोनों वाइंडिंग एक इस लिंब पे और एक इस लिंब पे है, मतलब अलग अलग लिंब पे लपेटी जाती है। राइट, समझ में आया? अब मेरे को यहां से बताओ कि मैं यहां से अगर इसी, देखो ये हो गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर बन रहा है, इसी में कोर टाइप ट्रांसफार्मर को यहां से सप्लाई दे दूं तो आप कहोगे सर यहां से करंट चलेगी, ये नंबर ऑफ टर्न है तो सर यहां से आपका फ्लक्स पैदा हो गया, ये फ्लक्स आपका रोटेट करेगा यहां से इस कोर में। यस या नो? ये देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स आ गया। तो बेटा आपको ये बताओ फ्लक्स को चलने के लिए कितने रास्ते मिलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में? तो आप कहोगे सर एक ही रास्ता है, हमारा फ्लक्स इधर से गया इधर से आ गया। तो बेटा कोर टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को एक ही रास्ता मिलता है। ओके, तो यहां से नोट करके लिखें एरो डाल के कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स को एक ही पथ प्रदान होता है, मतलब एक ही पथ मिलता है चलने के लिए, या तो ये हो सकता है पथ या ये हो सकता है, तो दूसरा है क्या? आपको भी नहीं है सर। हो गया? अब मैं बात करूं कि ये आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर बन रहा है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर बेटा सबसे पहले अपने कहा कि आई और एल प्रकार की पत्तियों से इसे निर्मित करेंगे। दूसरा मैंने कहा कि इसे इंसुलेटेड पत्तियां होती है, बारीक बारीक पत्तियों से निर्मित करेंगे, अलग अलग लिंब पे अलग अलग वाइंडिंग लपेटी जाती है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स को एक ही रास्ता मिलता है। ये अच्छी बात है, कितने रास्ते मिलते हैं? एक ही रास्ता मिलता है। पर बेटा दोनों वाइंडिंग बहुत दूर दूर है कि नहीं है? आपको भी यस सर, एक वाइंडिंग तो यहाँ लगी है, दूसरी यहाँ लगी है, बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस कितना है? बहुत ज्यादा है। तो बेटा ये जो फ्लक्स है ये आपका बीच में ही निकल जाएगा, रास्ते से भटक जाएगा, उसे बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। मतलब कि प्रॉपर्ली जितना इसने प्रोड्यूस किया है, प्राइमरी वाइंडिंग ने जितना फ्लक्स पैदा किया है, वो प्रॉपर्ली आपका सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाएगा क्या? आपको भी नहीं जाएगा सर, कुछ ना कुछ आपका कोर में रह जाएगा, मतलब लीकेज फ्लक्स बढ़ जाता है। तो याद रखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स अधिक होता है। लीकेज फ्लक्स मतलब छूटने वाला, लीकेज हो गया। जैसे अपन कहते हैं ना पानी की टंकी में छेद है, लीक हो रहा है, पानी लीक हो रहा है, वो वाला लीकेज मतलब छूट रहा है, निकल रहा है, काम नहीं आ रहा। एक आता है लिंकेज फ्लक्स, लिंक मतलब जुड़ना। तो आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लिंकेज, लिंक करने वाला फ्लक्स कम होता है। तो यहां पर लिख दें तथा लिंकेज फ्लक्स कम होता है। ये था आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करें बेटा, आगे अपन बाकी के देखते हैं। सेल टाइप और बच चुके हैं। तो बेटा यहां तक आपका नोट हो गया होगा। चलो ओके। तो बेटा ये था आपका, देखो आज अपन ने डिस्कस किया वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन। उसके बाद मैंने बताया आपको कोर के आधार पे ट्रांसफार्मर जो 3 प्रकार के हैं, जिसमें से अपन ने पहला किया कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अपन कल देखेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप प्रॉपर्ली अपने सीक्वेंस वाइज नोट्स बनाएं, प्रॉपर्ली वीडियो को देखें बेटा। जहां तक आप देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बेटा शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। प्रॉपर्ली अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो मैं आपको मेल आईडी देता हूं, आप इस पे मेरे को मेल कर सकते हो। आपको हमेशा के लिए बेटा ये मेल आईडी अवेलेबल रहेगी। यहाँ पर आप जैसे भी क्वेश्चन डालोगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। मेरी मेल आईडी है
ramta@gmail.com, ये मेरी मेल है। आप कभी भी मेल करें बेटा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बेटा नए